everyone, this is Gargi Sharma and in this video we are going to revise the chapter of income from house property। एक बहुत ही important topic है ये। हर attempt में इससे एक question देखने को मिलता है आपको, चाहे वो total income का part बन के आए या फिर individual question आए, आता ज़रूर है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे, डिटेल में रिविजन करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। तो अगर कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आ रही है, उससे पहले उसका ये पता होना जरूरी है कि वो हाउस प्रॉपर्टी है भी या नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है ये जानते हैं। इस चैप्टर में छोटे सा ही पोर्शन है, मतलब 22 से 27 तक के सेक्शंस पढ़ने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। इसको करते हैं हम। हाउस प्रॉपर्टी किसको बोला गया है? इनकम टैक्स में एज सच जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं है, कहीं डिफाइन नहीं है कि व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों से केस लॉज वगैरह में या जजमेंट्स में जो इसका मतलब निकल कर आया है, उससे पता चलता है कि एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल हैविंग अ रूफ। तो कोई भी ऐसा लैंड जो सराउंडेड बाय वॉल है और उसमें रूफ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। या फिर उसमें और क्या आता है? एनी लैंड अपॉर्टिनेंट टू अ बिल्डिंग। अगर कोई भी बिल्डिंग से कोई लैंड अटैच्ड है, अपॉर्टिनेंट टू का मतलब, अपॉर्टिनेंट का मतलब होता है अटैच्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के साथ मेरा कार के लिए ड्राइववे अटैच है, तो वो भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल हैविंग अ रूफ, वो लैंड होता है। और एनी लैंड अपॉर्टिनेंट टू द बिल्डिंग, वो भी हाउस प्रॉपर्टी के मतलब में आता है। तो अब अगर मेरा जो लैंड है उसमें वॉल्स है बट रूफ नहीं है, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। इसका एग्जांपल आता है, रूफ इज नॉट नेसेसरी फॉर नॉन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है आप उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, उसको नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, उसको भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसका एग्जांपल आता है लार्ज स्टेडियम। अब जो इतने बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, इनको रेंट पे दिया जाता है किसी इवेंट वगैरह के लिए, तो ये तो ओपन स्टेडियम होते हैं। ठीक है ना, तो इनमें वॉल्स तो है बट रूफ नहीं है, तो क्या इनसे जो रेंटल इनकम आ रही है वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और सेम जाता है कि अगर कोई स्विमिंग पूल है, ओपन स्विमिंग पूल है, उसको भी क्या कंसिडर करा जाता है? बिल्डिंग कंसिडर करा जाता है, और इनसे आने वाली जो भी इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। ठीक है, बट अगर जो मेरा लैंड है वो वेकेंट लैंड है, तो फिर क्या होता है? तो वेकेंट लैंड से आने वाली इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानते हैं। उनसे जो भी इनकम अर्न होती है वो टैक्स या तो पीजीबीपी में होती है या फिर आईएफओएस में टैक्स होती है वो। ठीक है, ठीक। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, बट हाउस प्रॉपर्टी से कैसे कैसे इनकम आ सकते हैं और वो इनकम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक बार ये पता कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से अगर हमें अगर हाउस प्रॉपर्टी से हम रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो ये हमारी पीजीबीपी में भी जा सकती है, आईएफओएस में भी जा सकती है और हाउस प्रॉपर्टी में भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। ठीक है, बट हमें हाउस प्रॉपर्टी में चाहिए इनकम, क्योंकि हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जो चार्जिंग सेक्शन बताता है, सेक्शन 22। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22। ये हमें कुछ कंडीशंस बताता है, अगर हम इन्हें फुलफिल कर ले तो जो इनकम यहाँ से डिराइव होती है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बट अगर ये कंडीशंस फुलफिल ना हो तो इससे कमाई हुई जितनी भी इनकम है, या तो वो पीजीबीपी में जाएगी या फिर वो आईएफओएस में जाएगी। ठीक है, देखते हैं चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है। चार्जिंग सेक्शन 22, एनुअल वैल्यू, जो भी एनुअल वैल्यू हम कमाएंगे will be taxed under the head house property if the following conditions are satisfied। तो conditions क्या है? condition 1, condition 2 and condition 3। ठीक है, कंडीशन 1 क्या कह रही है? देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस प्रॉपर्टी तो होना जरूरी है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन 1। हाउस प्रॉपर्टी में या फिर बिल्डिंग में आपका रेजिडेंशियल
बिल्डिंग भी आ सकता है और कमर्शियल बिल्डिंग भी आ सकता है, दोनों तरीके का बिल्डिंग आ सकता है। और ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेम्परेरी बेसिस के लिए नहीं होना चाहिए ये स्ट्रक्चर। एंड इट इज यूज फॉर या फिर मेंट फॉर यूजफुल पर्पस के लिए आपको इसको यूज करना चाहिए। जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे यहाँ तो पीजीबीपी में जा सकते हैं या आईएफओएस में जा सकते हैं, बट वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। परमानेंट स्ट्रक्चर होना जरूरी है हमारी हाउस प्रॉपर्टी का, अगर हमें इनकम उससे जो डिराइव हुई है वो हाउस प्रॉपर्टी में लेके आनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एन इनकम्प्लीट अ ruined और demolished house can't be taxed under as house property। तो मतलब अगर मेरा कोई इनकम्प्लीट है बिल्डिंग, मान लो मेरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अगर मैं बाई चांस उससे कोई इनकम कमा लूँ तो वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, वो मेरी या तो पीजीबीपी में जाएगी या आईएफओएस में जाएगी। और अगर कोई रूइंड बिल्डिंग है या डिमोलिश्ड बिल्डिंग है, मतलब अगर कोई एक बिल्डिंग था जिसका मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आप इसको डिमोलिश कर दीजिए, तो अगर मैं उसका मलबा बेच के अगर कोई इनकम कमाती हूँ तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, वो मेरी जाएगी या तो पीजीबीपी में या फिर आईएफओएस में। ठीक है गाइस, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए इनकम कमा रही हूँ, उससे जो भी इनकम आ रही है मेरी हाउस प्रॉपर्टी से, तो कंडीशन वन क्या कहता है, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी हमारी या तो रेजिडेंशियल हो सकती है या फिर कमर्शियल हो सकती है। और जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है उसका स्ट्रक्चर परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर कोई भी इनकम्प्लीट रुइंड या डिमोलिश्ड हाउस है, वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं, उससे जो भी इनकम अगर हम कमाते हैं तो। ठीक है, ये हुआ हमारा कंडीशन नंबर वन कंप्लीट। ठीक है, कंडीशन नंबर टू क्या कहता है कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस। assessee must be the owner of the house property, it includes deed owner। ठीक है, तो अगर मैं ओनर हूँ हाउस प्रॉपर्टी का तो मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन टू सेटिस्फाई करता हूँ। ओनर में क्या क्या आता है, ओनर में डीम्ड ओनर भी आता है, ये अंडर सेक्शन 27 आता है, ये हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशन इसकी क्या है, देखिए डीम्ड ओनर तो ठीक है, बट जो ओनर होता है, वो जो ओनर है वो बेनिफिशियल ओनर भी हो सकता है और वो रजिस्टर्ड ओनर भी हो सकता है। इन दोनों में क्या फर्क है, सपोज कीजिए रजिस्टर्ड ओनर कोई और है बट बेनिफिशियल ओनर मैं हूँ, सारे फायदे जो भी है वो मुझे मिल रहे हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो प्रॉपर्टी मैं इंजॉय कर रही हूँ। या फिर बेनिफिशियल ओनर मैं हूँ बट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी हम फीमेल के नाम पर ले लेते हैं सो दैट उस पर टैक्सेस कम लगे और लोन इजीली मिल जाए। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो गया, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, और बेनिफिशियल हो सकता है जो उसमें रह रहा हो, अगर फीमेल रह रही है तो ठीक है, अदरवाइज और कोई जो रह रहा हो जो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर। और दूसरी बात ये आती है नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि इफ द पोजेशन इज डन बट द रजिस्ट्री इज पेंडिंग। कई बार होता है कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हो पाई बट हमें पोजेशन मिल गया। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा कि वो माना जाएगा कि आप ही ओनर है, सिर्फ रजिस्ट्री इनकम्प्लीट है इस बेसिस पे हम नहीं कहेंगे कि भाई आप इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कि अगर एक बार जो प्रॉपर्टी है वो बेनिफिशियल ओनर के हाथ में टैक्स्ड हो गई तो वो फिर रजिस्टर्ड ओनर के हाथ में टैक्स नहीं होगी, और वाइसा वर्सा। अगर एक के हाथ में टैक्स होगी तो दूसरे के हाथ में सेम सेम प्रॉपर्टी दो दो बार टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात है इसमें। ठीक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओनर ऑफ द बिल्डिंग नीड नॉट टू बी द ओनर ऑफ द लैंड। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है सोसाइटी में, अगर आपका कोई फ्लैट है तो आपने वहां पे फ्लैट खरीदा, आपने वहां पे कोई जमीन नहीं खरीदी, तो आप ओनर ऑफ द फ्लैट हो, ओनर ऑफ द बिल्डिंग हो, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड। तो लैंड का ओनर होना जरूरी नहीं है, आपके लिए क्या होना जरूरी है कि आप फ्लैट के ओनर होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन टू और कंडीशन वन हमने देखा, अब कंडीशन थ्री पे आते हैं जिसमें बोला गया है कि असेसी शुड नॉट बी यूजिंग इट फॉर द हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी है या जो बिल्डिंग है
वो आपको खुद के सेल्फ ओन बिजनेस के लिए या फिर प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करनी है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसको मैं खुद के अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज ना करूं, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उससे जो भी इनकम डिराइव्ड होगी वो कहाँ जाएगी, वो टैक्स होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है। बट अगर मैंने किसी को रेंट पे दे दिया है और अगर वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करेगा तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, उससे जो मुझे इनकम होगी वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बट अगर मैं टेनेंट अगर मेरा यूज करे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए तो उस केस में कोई इशू नहीं आएगा। सपोज कीजिए मेरा काम ही है प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का, तो अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में एंगेज हूँ लेटिंग ऑफ बिजनेस में, देखिए क्या लिखा है, वेयर एन एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लेट आउट करती हूँ तो वो कहाँ जाएगा, इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लेट आउट करूंगी तो वो कहाँ जाएगा, वहां से आने वाली इनकम जाएगी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। ये अब हमने कंडीशंस देख लिए। जो चार्जिंग सेक्शन है हमारा 22, वो क्या कहता है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन 2 क्या कहती है हमें कि जो एसएससी है वो ओनर होना चाहिए। ओनर में हमने देखा कि ओनर मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड ओनर भी हो सकता है, बेनिफिशियल ओनर भी हो सकता है, और ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर भी आता है। ठीक है। इसके बाद कंडीशन 3 क्या कहती है कि असेसी शुड नॉट बी यूजिंग इट फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। आप अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इसे यूज ना करिए। बट अगर आप किसी को रेंट पे देते हैं वो इसे अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आपका बिजनेस ही यही है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेट आउट करते हैं तो वहां से आने वाली इनकम आपकी पीजीबीपी में जाएगी। और अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज लेट आउट करते हैं तो वहां से आने वाली जो भी इनकम है वो हमारी कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। ये तो बात हुई चार्जिंग सेक्शन 22 की। इसके बाद क्या आता है, सपोज कीजिए अगर आपके पास क्या है, फॉरेन प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, फॉरेन में भी प्रॉपर्टी हो सकती है आपके पास। तो अगर आपके पास फॉरेन प्रॉपर्टी है तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप ऑर्डिनरी एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर आप एनआर है। ठीक है। इन केसेस पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो फॉरेन प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम है वो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है, बट आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आर एंड ओ आर, तो इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल, है ना। ऑल्सो नहीं, ऑलवेज, एक मिनट, ऑलवेज टैक्सेबल। क्योंकि जो रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने पढ़ा है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, उसकी क्या होता है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है। बट वहीं अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आर एंड एनओ आर है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो इस केस में क्या होगा, ओनली ओनली इफ रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है ना। सेम इसके लिए होगा, सेम, कि अगर आपको इंडिया में रिसीव होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी तो आपकी फॉरेन में है, तो हो सकता है कि सिर्फ आपको रिसीव इंडिया में हो तो उस बेसिस पे इंडिया में मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी फॉरेन प्रॉपर्टी इंडिया में टैक्स हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा टॉपिक और आता है कि अगर आप कंपोजिट लेटिंग करते हैं, कंपोजिट लेटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक घर रेंट पे दिया या एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ आपने फर्नीचर भी दे दिया या कोई फैसिलिटी दे दी। अब जैसे सपोज कीजिए कोई भी अगर मॉल वगैरह बनता है तो उसमें लिफ्ट्स वगैरह या फिर जो एयर कंडीशनिंग वगैरह होती है, जो एयर कंडीशनर सेंट्रलाइज होता है, ये सब फैसिलिटी भी उसके साथ साथ दी जाती है ना, तो ये कॉम्पोजिट लेटिंग हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि व्हेन लेटिंग्स आर सेपरेबल, मतलब कि भाई जो मेरी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी है
उसका रेंट मैं अलग से पता है मुझे कि मैं उसके लिए कितना दे रही हूँ, और जो फैसिलिटी या फर्नीचर है उसके लिए मुझे पता है कि मैं कितना दे रही हूँ। तो जो मैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए चार्ज कर रही हूँ वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और जो मैं फैसिलिटी या फर्नीचर के लिए चार्ज कर रही हूँ वो कहाँ जाएगा, या तो आईएफओएस में या तो पीजीबीपी में। ठीक है। बट वहीं अगर मेरी जो लेटिंग है, मैंने जो कॉम्पोजिट लेटिंग करी है, मुझे पता ही नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना है और फैसिलिटीज के लिए कितना है, तो जो सारी इनकम है, टोटल इनकम, वो कहाँ पे टैक्स हो जाएगी, पीजीबीपी या आईएफओएस, डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक है। तो ये हमने देखा अभी तक क्या, एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने देखा छोटे छोटे पॉइंट्स की सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन है वो हमें बताता है कि देयर आर 3 कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए अगर इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करना है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी तो हमारी इनकम या तो पीजीबीपी में जाएगी या फिर आईएफओएस में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। कंडीशंस क्या है, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, द एसएससी शुड बी द ओनर। ठीक है, ओनर इंक्लूड्स डीम ओनर भी आता है इसमें। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि जो एसएससी है उसको ये जो हाउस प्रॉपर्टी है शुड नॉट बी यूज फॉर इट्स ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, ये हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में है, फॉरेन प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो उसकी इनकम कैसे टैक्स होगी। तो अगर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर है तो वो हाथ में मेरे टैक्सेबल होगी क्योंकि मेरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है। बट अगर जो एसएससी है वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उस केस में क्या देखा जाएगा कि अगर उसे इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो वो टैक्सेबल होगी। बट अगर एसएससी ही नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी सेम होगा कि अगर ओनली टैक्सेबल इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कॉम्पोजिट लेटिंग का पॉइंट देखा कि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ कोई फैसिलिटी या फर्नीचर भी दे रही हूँ तो उस केस में मेरा इनकम कैसे टैक्सेबल होगा। तो जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरी इनकम है, सपोज कीजिए मैं टोटल रेंट ले रही हूँ 40,000 रुपए का मैं रेंट ले रही हूँ। ठीक है, तो 40,000 रुपए में से मैं 25,000 मैं कहती हूँ कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी के लिए है और 15,000 मैं अपने फर्नीचर के लिए चार्ज कर रही हूँ। तो 25,000 मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, और जो 15,000 रुपए है या तो वो मेरा पीजीबीपी में जाएगा या फिर वो आईएफओएस में जाएगा। ठीक है। बट मैं कहूँ कि 40,000 रुपए का रेंट है, मुझे नहीं पता हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना है और फैसिलिटीज या फर्नीचर के लिए कितना है। तो इस केस में क्या होगा कि जो लेटिंग है वो नॉट सेपरेबल है, तो पूरा का पूरा 40,000 या तो पीजीबीपी में टैक्स हो जाएगा या फिर आईएफओएस में टैक्स हो जाएगा। ठीक है। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, हम एक बार इसके फॉर्मेट पे जाएंगे। आइए अब हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा और जो हमारे को मार्क्स है वो भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है जो हमें निकालना होता है। ठीक, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम जानेंगे अभी कि क्या होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब। उसके बाद हम क्या रिड्यूस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द असेसी ड्यूरिंग द ईयर। जो भी असेसी है उसने जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं ड्यूरिंग द ईयर उनको रिड्यूस करेंगे। फिर हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आएगी। ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू में से हमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 24 में आती है। तो हाउस प्रॉपर्टी में हमें दो डिडक्शंस दी गई है। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है अंडर एट द रेट 30%, और दूसरी दी गई है हमें, ये ए और बी फिक्स है, 24A 24B। ठीक है, तो 1 2 मत कर दीजिएगा रोमन में या वैसे भी, ये 24A ही रहेगा और 24B ही रहेगा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 24 में ए में मिली है हमें 30%, वो एनएवी का 30% होता है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन। और जो बी है इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल, ये हम 24B में कैलकुलेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद जो हमारी इनकम आ जाती है वो आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। आपको पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद आपने जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे होते हैं उनको रिड्यूस करना होता है, फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि एनुअल वैल्यू विल बी टैक्स्ड, तो इसी एनुअल वैल्यू की बात की गई है यहाँ पे जो टैक्स्ड होती है। ठीक है, इसके बाद हमें डिडक्शंस मिलती है अंडर सेक्शन 24A में 30% ऑफ द एनएवी, इसको शॉर्ट में एनएवी बोलते हैं। ठीक है, 30% ऑफ द एनएवी की हमें डिडक्शन मिलती है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का भी एक डिडक्शन मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये बेकार लग रहा है, ऐसे कर देते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो हमें इसमें दो चीजें देखनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। एक तो कंपैरिजन करना होता है एक्सपेक्टेड रेंट का, और दूसरा होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो विच एवर इज हायर जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ये क्या होता है, इनको जान लीजिए। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड रेंट हमारा क्या होता है। एक्सपेक्टेड रेंट में हमारा आता है, हमें तीन चीजें देखनी होती है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या, ये म्युनिसिपैलिटी डिटरमाइन करती है कि घर की वैल्यू क्या है, तो जिसके ऊपर हम स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी देते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, कि म्युनिसिपल वैल्यू इतनी है, हमें खुद से कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता। ठीक है, इसके ऊपर ही हमारे म्युनिसिपल टैक्सेस भी चार्ज होते हैं। और फेयर रेंट क्या होता है कि मान लीजिए मेरा घर एक लोकेलिटी में है। ठीक है, मेरा घर एक लोकेलिटी में, इसमें और भी घर है आसपास। ठीक है, तो इन सबका रेंट ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि फेयर रेंट क्या है, फेयर रेंट सिमिलर प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी में जो रेंट होता है उसे फेयर रेंट बोला जाता है। ठीक है, तो मेरी जैसी प्रॉपर्टी का मेरी ही लोकेलिटी में या आसपास में जो भी रेंट होगा उसको फेयर रेंट बोला जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है कि ये रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू कंप्यूट करा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो ये निकलता कैसे है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का कंपैरिजन होता है विच एवर इज हायर। फिर इसको किससे कंपेयर करा जाता है, देन इट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड रेंट, तो विच एवर इज लोअर। तो पहले मैं क्या करूंगी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट निकालूंगी, उसको विच एवर इज हायर होगा वो उसको मैं ले लूंगी, फिर उसको मैं कंपेयर किससे करूंगी, स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट नहीं हो सकता। ठीक है, दिस विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। तो अब मेरे पास आ गया तीनों को कंपेयर करके, हायर लोअर करके मेरे पास म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट का हायर, और उसमें से जो निकला उसका कंपैरिजन मैं करूंगी स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। अब मुझे इससे किसको, अब मुझे कंपेयर करना है इसको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से। एक्चुअली में मैंने जितना रेंट रिसीव करा उससे मैं कंपेयर करूंगी, तो विच एवर इज हायर जो आएगा वो जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, देखिए प्रेजेंटेशन इन एग्जाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने पहले सब लिख लिया कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू लिख लिया आपने, फेयर रेंट लिख लिया, फिर क्या कर दिया, हायर ऑफ ए एंड बी कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, फिर इसका कंपैरिजन किससे हुआ, स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में से जो लोअर आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को मैं किससे कंपेयर करूंगी, एक्चुअल रेंट रिसीव से, और इन दोनों में से जो हायर कहलाएगा वो मेरा क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऐसे हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी इस केस में। ठीक है, इसके बाद आता है कि आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड किसे कह रहे हैं। तो सपोज कीजिए हो सकता है मैंने 12 महीने का रेंट ना रिसीव करके कुछ महीने कम का रेंट रिसीव करा हो, क्योंकि मेरा जो रेंट था वो रियलाइज ही नहीं हुआ, हो सकता है मेरा टेनेंट भाग गया या फिर उसने मेरा रेंट ही नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा,
उसको मुझे रिड्यूस कर देना है, और जो मेरा नेट रेंट आएगा ना, एक्चुअल रेंट में से माइनस करके अनरियलाइज रेंट, तो जो मेरा रेंट आएगा उसको मैं बोलती हूँ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रिसीवेबल में से मेरा जितना भी मुझे नहीं मिला उसको रिड्यूस करके मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस शुड बी satisfy फॉर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट। हम ऐसे ही अपनी मर्जी से अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है सो दैट हम जेन्युइन अनरियलाइज रेंट माइनस करें। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है, थ्योरी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर रूल 4, तो आपको याद होनी चाहिए कि पहला कंडीशन क्या आता है, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब ये गुड फेथ में होनी चाहिए टेनेंसी, गुड फेथ में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही पता था ये इंसान में रेंट नहीं देगा और फिर भी आपने उसको टेनेंट बना लिया। ठीक है, आपने जेन्युइनली एक अपनी साइड से सारी चीजें चेक करके फिर ही रेंट पे दिया था, गुड फेथ में ही रेंट पे दिया था अपना घर। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट आता है कि टेनेंसी इज बोनाफाइड। सेकेंड पॉइंट क्या आता है इसमें कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जिसने आपका रेंट नहीं दिया या आपकी रेंट का सेटलमेंट नहीं हुआ जिससे, उसने क्या करना चाहिए कि वेकेंट कर देना चाहिए, और आपने ऐसे स्टेप्स ले लेने चाहिए उसको कि वो प्रॉपर्टी खाली कर दे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि अनरियलाइज रेंट है, अनरियलाइज रेंट है, और आपने उसको अभी भी रेंट पे रखा हुआ है, आपने उसको प्रॉपर्टी से निकाला नहीं है, तो भाई ये अनरियलाइज रेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो फिर आप अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अब सपोज कीजिए मेरी 2 या 3 प्रॉपर्टी है, दिल्ली में मेरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी मेरी मुंबई में है, और एक प्रॉपर्टी मान लीजिए मेरी हरियाणा में है। ठीक है, तो मैंने मेरा जो टेनेंट था उसने दिल्ली की प्रॉपर्टी का किराया नहीं दिया, तो मैंने उसको दिल्ली की प्रॉपर्टी से तो निकाल दिया, बट मैंने कहा चल ठीक है तू हरियाणा वाली प्रॉपर्टी में रह ले। तो ऐसे नहीं करना है कि एक प्रॉपर्टी से निकाल के दूसरी प्रॉपर्टी में भेज दो आप उसको, ऐसा नहीं करना है। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो भी है वहां किसी में भी वो एसएससी नहीं रहना चाहिए। ठीक, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है, द सेसी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल proceedings and for the recovery of the unpaid rent or satisfy the AO that the legal proceedings would be useless। मतलब अगर कोई एफआईआर लॉन्च करनी है या कोई भी ऐसा एक्शन लेना है कि भाई वो रेंट दे दे, या आप अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लेते हो, सारे लीगल स्टेप्स जो आपके पास अवेलेबल है आप कर लेते हैं, स्टिल आप उससे रिकवरी नहीं कर पाया है, या फिर आप एओ को सेटिस्फाई करा दीजिए कि भाई आप उनको बोलिए कि मैंने अपनी तरफ से सारे स्टेप्स ले लिए हैं, तो अब आप अगर कुछ और करते हो तो वो यूजलेस होगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप कर चुके हैं, तो इसके बाद अगर आपने सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, तो रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आप अनरियलाइज रेंट लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है रूल 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन आप अनरियलाइज रेंट को माइनस कर सकेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से। बट अगर आपने क्वेश्चन में ये लिख दिया कि रूल 4 की कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अनरियलाइज रेंट को माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है, ये तो थी सारी जीएवी की कहानी कि हमने देख लिया, कहाँ गया फॉर्मेट, एक मिनट, जीएवी में हमने देख लिया कि हमें क्या क्या देखना है। हमने ये देख लिया कि जीएवी निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का कंपैरिजन करना होता है, और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट को कंपेयर करके विच एवर इज हायर, देन जो अमाउंट आता है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, देन जो अमाउंट विच एवर इज लोअर, यस, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड रेंट आया उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल रिसीव्ड से, इसमें से जो हायर होता है वो हमारा जीएवी बनता है। तो जीएवी तक की कहानी तो हमने देख ली। अब इसके बाद क्या आता है, हमें लेस करने के लिए बोला जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आइए इसमें क्या बोला गया है, देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस को हम और क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स भी बोला जाता है, हाउस टैक्स। ठीक है, तो ये कब अलाउड होते हैं डिडक्शन के लिए, ओनली इफ एक्चुअली पेड बाय द ओनर।
तो मतलब अगर मैं ओनर हूँ और मैंने एक्चुअली में इनको पे कर दिया है तो ही जाके मैं इनकी डिडक्शन ले पाऊंगी, ठीक है। तो ये अक्रू बेसिस पे नहीं होते कि अक्रू हो गया मैं पे कर दूंगी तो जब करूंगी तब डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। इवन इफ द एसएससी पेड द टैक्सेस विच बिलोंग्स टू पास्ट ईयर, मतलब अगर मैंने कोई पुराने साल की लाइबिलिटी भी इस साल पे ऑफ कर दी है म्यूनिसिपल टैक्सेस की, तो वो इस साल ही मैं डिडक्शन ले पाऊंगी। बट अगर मैंने फ्यूचर पीरियड की भी म्यूनिसिपल टैक्सेस इस साल पे कर दिए तो उनका मैं डिडक्शन नहीं ले पाऊंगी, वो कैसे अलाउड होंगे, ऑन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। ये रहा, एडवांस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, इट इज नॉट लिवाइड, क्योंकि जो म्यूनिसिपल टैक्सेस थे वो हम पे लगते हैं, तो अगर मैं फ्यूचर वाले पहले ही दे दूंगी तो वो मेरे पे लेविड ही नहीं हुए, तो मेरे पास उनका डिडक्शन का अभी तक कोई राइट नहीं आया, तो अगले साल फिर मैं उसका डिडक्शन ले लूंगी जिस साल को वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस इनमें क्या क्या आता है, आपके वाटर टैक्स आते हैं, सीवरेज टैक्स एक्सेट्रा आते हैं, बट इसमें क्या नहीं आता है कि अगर कोई वाटर चार्जेस या सीवरेज चार्जेस है वो इसमें नहीं आता है, इसमें टैक्सेस आते हैं, इसमें चार्जेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ओनली विद रिस्पेक्ट टू लेट आउट या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। ये पॉइंट आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए, नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अप टू 2 हाउसेस तक, 2 हाउसेस तक की मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर मेरे पास 2 घर है जिनको मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोला हुआ है तो उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही निल हो जाती है, उनकी एनुअल वैल्यू माने कि नेट एनुअल वैल्यू ही निल हो जाती है, तो उस केस में मैं उनका म्युनिसिपल टैक्सेस जो मैंने पे करे होंगे उसका डिडक्शन ही नहीं ले पाऊंगी, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। ये थोड़ा देर में और समझ में आएगा जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए, हमने ये देख लिया कि हमारा जो फॉर्मेट था, आइए इसमें हमने देख लिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस कौन से पे करे जाएंगे, कौन से रिड्यूस होंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेट एनुअल वैल्यू पे पहुंच गए, फिर हमारे पास आया कि हम डिडक्शंस लेते हैं अंडर सेक्शन 24, तो जो हमारा नेट एनुअल वैल्यू आया उसका 30% तो हमें फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। एक ये डिडक्शन समझना है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किसे कहते हैं, ठीक है। जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 भी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसको समझने से पहले हमें हाउस प्रॉपर्टी में कुछ केसेस समझने पड़ते हैं। केसेस क्या है, हमारे पास 6 तरीके के केसेस है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, हर एक कैटेगरी में जीएवी कैसे निकालना है और वो सब वो देखेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ अंडर सेक्शन 24B का इंटरेस्ट बच जाएगा कि उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। आइए देखिए, सिचुएशन 1 क्या है हमारे पास कि प्रॉपर्टी लेट आउट है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब इसमें विद और विदाउट द केस ऑफ अनरियलाइज रेंट हो सकता है, तो इस केस में क्या होगा, और मेरे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती है। सपोज कीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने लेट आउट कर रखा है पूरे साल के लिए, अब हो सकता है उसमें से कोई अनरियलाइज रेंट का केस हो या ना हो, उसको हम एक्चुअल रेंट रिसीव से एडजस्ट कर लेंगे, वो हमने सीख लिया कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास 3 घर है, तीनों घर मैंने लेट आउट कर रखे हैं और इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट रेंट है, तो अब इन तीनों का डिफरेंट रेंट है, एक मिनट, डिफरेंट रेंट है तो मेरे पास डिफरेंट म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट निकलेगा, तो 3 अलग फॉर्मेट की हेल्प से मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में ऐसा होगा कि अगर 3 घर है आपके पास, तीनों ही लेट आउट कर रखे हैं और पूरे साल के लिए लेट आउट है, तो उसका ये नॉर्मल सिचुएशन होगी कि आपने तीनों घर का अलग अलग केस बना के उसका इनकम निकाल लिया, ठीक है। इफ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर मेरा कोई घर है वो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो मिड ऑफ द ईयर में कंस्ट्रक्शन हो गया और उसके बाद से मैंने उसके पास ओनरशिप जब आई उसके बाद से मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो उस केस में मैं फिर उतने ही टाइम के लिए सारी कैलकुलेशन करूंगी जितने टाइम के लिए वो घर मेरे पास था, जब से मैं उसकी ओनर बनी तब से ही मैं कैलकुलेशन करूंगी। अदरवाइज मैं पूरे 12 महीने की ही कैलकुलेशन करूंगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है या दूसरा सिचुएशन ये आता है
कि हाउस इज लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब फ्यू मंथ्स या पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो वेकेंट था और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो क्या था, लेट आउट था। तो अब इसमें क्या होगा, मेरा तो लॉस हो गया ना ड्यू टू वैकेंसी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है वो नोशनल बेसिस पे भी टैक्स हो जाती है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो कह रही है कि हमें क्या पता भाई तुम्हारा कितना टाइम पीरियड के लिए वो हुआ, रेंट पे हुआ या नहीं हुआ, हम तो पूरे 12 महीने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मेरा कोई न्यू टेनेंट तो नहीं आया, ना ही मैंने उसको खुद अपने लिए यूज करा है, वो थोड़ा टाइम के लिए खाली था और थोड़ा टाइम के लिए लेट आउट पे था। तो अब इस केस में क्या होता है कि मैं देखूंगी कि देखिए सपोज कीजिए ये एग्जांपल है, इसमें क्या है कि 1/4 को मैंने इसमें रेंट पे दिया और जो 31 जनवरी है, 31 जनवरी को टेनेंट ने वेकेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक आएगा, टेनेंट हैज वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी, तो 2 महीने के लिए मेरा घर खाली हो गया। अब मेरा एक्सपेक्टेड रेंट तो मैं 12 महीने के हिसाब से निकाल रही हूँ, और जो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा वो तो मेरा कितना होगा, 10 महीने के लिए होगा, और ये आया मेरा 12 महीने के लिए। तो ऑफकोर्स ये ज्यादा आ जाएगा, तो इस बेसिस पे मतलब मेरा 2 महीने का तो फालतू में रेंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या करा जाएगा कि हम कैलकुलेशन करते हैं एक, कि अगर मेरा घर 2 महीने के लिए भी खाली नहीं होता तो एक्चुअल रेंट मुझे 12 महीने का मिलता है ना। तो इसमें कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये वाला 12 महीने का रेंट ज्यादा है, क्या ये वाला 12 महीने का रेंट ज्यादा है। तो अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 12 महीने का ज्यादा हो जाता तो हम जीएवी किसको बनाएंगे, ये जो 10 महीने के लिए जो मुझे रेंट मिला है उसको ही जीएवी बनाएंगे। बट अगर सपोज कीजिए कि मैंने अपना घर पूरे 12 महीने के लिए भी चढ़ाया बट उसके बाद भी जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है वो ही ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा फिर, तो मेरा जो जीएवी निकलेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट ही निकलेगा फिर उस केस में। ठीक है, आइए सिचुएशन 3 आता है हमारे पास कि इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिनके पास मैक्सिमम 2 घर है, तो एनुअल वैल्यू इसका नील हो जाएगा। मत क्यों, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर अनऑक्यूपाइड है। सपोज कीजिए मेरे पास 2 घर है, दोनों घर को मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक घर में रह रही हूँ और एक घर मैंने खाली छोड़ रखा हो, तो मैक्सिमम 2 घर हमें अलाउ करे जाते हैं कि आप उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस केस में मेरा एनएवी ही नील आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, और अगर कुछ मिलेगा तो मुझे डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B वाली एक डिडक्शन मिल सकती है, अदरवाइज मुझे इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक, केस 4 या सिचुएशन 4 हमारे पास क्या आता है, टाइम वाज टाइम वाइज पार्ट ऑफ द ईयर इट वाज लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। मान लीजिए 8 महीने के लिए लेट आउट कर दिया और 4 महीने के लिए मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया। जो सिचुएशन 2 थी उसमें क्या था कि आपका लेट आउट था और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी वैकेंसी हो गई, तो उसमें ना ही आप खुद रहने आए या फिर कोई और टेनेंट आया। ठीक है, उसमें कुछ नहीं हुआ, जो वैकेंसी थी वो पूरे उसी टाइम वेकेंट ही रहा। बट इसमें क्या हुआ है कि मान लीजिए 8 महीने के लिए मैं आ गई रहने और 4 महीने के लिए टेनेंट आ गया, या फिर 6 महीने टेनेंट रहा और 6 महीने में रही, ऐसा हो सकता है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसमें एनरलाइज रेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें वैकेंसी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस केस में देखा जाएगा कि इस केस में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैं ओनर था और ओनर सितंबर तक रहा और अक्टूबर से मार्च टेनेंट रहा, या फिर सितंबर तक टेनेंट रहा और अक्टूबर से मार्च ओनर रहा, तो इस केस में कैलकुलेशन अलग होगी कि इस ये एक इंडिविजुअल केस अपना आ जाता है कि जिसमें जीएवी के लिए थोड़ा हमको देखना पड़ता है कि इस केस में जीएवी कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट केस आता है हमारे पास कि मेरे पास मोर देन 2 हाउसेस है जो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं या अनऑक्यूपाइड कर रखे हैं। तो इस केस में क्या होगा, मुझे मैक्सिमम 2 हाउसेस के लिए ही सेल्फ ऑक्यूपेशन मिलेगा,
और जो बाकी अदर हाउस है उनको क्या मान लिया जाएगा, उनको डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। तो अब इस केस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे कि मैं अपने कौन से घर को डीम टू बी लेट आउट करना चाह रही हूँ, कौन से घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड करना चाह रही हूँ। जिसमें मेरे ज्यादा इनकम आएगी उसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लूंगी, जिसमें मेरी कम इनकम आएगी उसको मैं डीम टू बी लेट आउट कर लूंगी। ये चॉइस हमारे ऊपर लॉ ने छोड़ी हुई है, ठीक है। सिचुएशन 6 या केस 6 आता है हमारे पास कि मेरे पास एक पूरा घर है, उसमें हो सकता है मैंने अपने घर को बांट दिया हो, कुछ पोर्शन में मैंने लेट आउट कर दिया हो, कुछ पोर्शन मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ पोर्शन मैंने बिजनेस यूज के लिए कर लिया हो अपने खुद के लिए। तो इस केस में देखा जाएगा कि हर पोर्शन की इनकम कैसे कैसे टैक्स्ड होगी, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम क्वेश्चन दे, जब अपना क्वेश्चन लेक्चर आएगा उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है अंडर सेक्शन 24B में हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है ना, बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट। इसमें हमारे पास दो सिचुएशन होते हैं, एक आता है हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आता है और एक आता है हमारे पास, एक मिनट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, सपोज कीजिए मैं अपना घर बनवा रही हूँ या मैं परचेज कर रही हूँ, तो हो सकता है ना कि वो एकदम से ना हो, उसमें टाइम लगे, या फिर मैंने उसके लिए लोन ले लिया हो। तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कोई भी प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदते हैं तो उसको सेटल जब तक ना कर ले या इंस्टॉल ना कर ले तो तब तक के खर्चे को आपको क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है। उसके बाद जो उस पर खर्चे होते हैं छोटे छोटे, वो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें देखना पड़ेगा हमें कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्या है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलता है, देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकलता है जिस दिन आपने डेट ऑन विच लोन इज टेकन, ऑन विच लोन इज टेकन, ठीक है। और जाएगा कब तक, टिल डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन, फुल्ली रीपे कर दिया हो, फुल्ली रिपेड, या फिर और 31 मार्च बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन दोनों में से, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर, ठीक है। शुरू कहाँ से होगा, जिस दिन मैंने लोन लिया है अपने घर को बनवाने के लिए, ठीक है, उस दिन से मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बट ये चलेगा कब तक, चलेगा कब तक, देखिए, या तो मैं अपना लोन पूरा रीपे कर दूं, वो वाली डेट मैं लूंगी, या फिर जिस दिन मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे पहले जो 31 मार्च आ रहा है ना, वो वाली डेट मैं लूंगी। तो विच एवर इज अर्लियर, जो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा, वहां तक मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलेगा। और हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि जिस साल मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया वो पूरा साल मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में जाएगा। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमें पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट अगर मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर अगर लोन रिपे कर दिया तो फिर वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो मेरा इंटरेस्ट निकलेगा उसको मेरे को कहाँ तक अलाउड होता है, 1/5 अलाउड होता है वो। मतलब अगर मान लीजिए मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया 50,000 रुपए, तो मैं इसको 1/5 कर दूंगी और 5 साल में इसका इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन लूंगी। पूरा 50,000 मुझे एक बार में डिडक्शन के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आता है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें डिडक्शन एक्चुअली में मिलता कितना कितना है। तो अगर हमारे पास एक लिमिट होती है, या तो हमें मैक्सिमम 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट अंडर जो 24B है हमारा, 24B में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, या तो 30,000 का डिडक्शन मिल सकता है या फिर 2 लाख रुपए का मिलता है। मैक्सिमम 2 हाउसेस के लिए ही मिल सकता है हमें। बट देखिए, बट
अगर जो एसएससी है, इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, अगर उसने शिफ्ट आउट कर लिया है 115 बीएससी से, तो फिर उसको क्या मिलेगा, ये डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर वो न्यू स्कीम में जाता है, अगर वो डिफॉल्ट स्कीम में जाता है, तो उसे इसका डिडक्शन, तो अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में जाते हैं तो आपको डिडक्शन ये इतना भी नहीं मिलेगा। तो फिर अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका एनएवी तो वैसे भी नहीं हो गया, आपके पास 30% ऑफ एनएवी भी नहीं रहा, और अगर आप न्यू स्कीम में है तो आपके पास इंटरेस्ट भी नहीं रहा, तो उसमें आपकी पूरी इनकम ही फिर जीरो आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो लोन है उसमें 30,000 कब मिलेगा और 2 लाख रुपीज कब मिलेगा। आई एम सॉरी अगर मैंने पहले 30% बोल दिया हो तो। ठीक है, लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अगर मैं अपने घर को रिपेयर के लिए या रिन्यू कराने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अगर कोई एक फ्लोर बनवा रही हूँ मैं उसके ऊपर ऑलरेडी, ठीक है, अगर उस केस में अगर मैं कोई लोन लेती हूँ तो मुझे मैक्सिमम 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। मेरा खुद का डेट ऑफ लोन इसके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, या मैंने कितना लोन लिया है वो रेलेवेंट नहीं होगा। मेरे को कितना डिडक्शन मिलेगा, 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक, अगर मैंने लोन किस लिए लिया है, मैंने एक्विजिशन करने के लिए लिया है, मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए लिया है, परचेज करने के लिए लिया है, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर मैंने लिया है, तो इस केस में मेरे को 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। बट मुझे ये कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब ये कंडीशंस क्या है, लोन कब लिया होना चाहिए, 1/4/1999 के बाद या उस दिन या उसके बाद लिया होना चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एक्विजिशन या जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कब हो जाना चाहिए, विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज टेकन। सपोज कीजिए मैंने लोन लिया है 31 अगस्त को 2024 को, तो अब मैं 5 साल कैसे काउंट करूंगी, इस देखिए ये लिखा है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज टेकन, तो ये कब खत्म होगा, ये खत्म होगा 31/3/2025 को, ये साल खत्म होगा, प्लस फिर 5 years होंगे। तो जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तब तक का मेरे पास टाइम है कि मैं अपना घर कंस्ट्रक्शन करा लूँ या एक्विजिशन या परचेज कर लूँ उसका। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है कि आपके पास सारे नेसेसरी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी जरूरी होते हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई कंडीशन फेल करेगी तो भी मुझे 30,000 रुपए का डिडक्शन मिल सकता है, या फिर अगर मैं रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन कराती हूँ तो भी मुझे 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। बट अगर मैं अपना घर एक्विजिशन के लिए ले रही हूँ, परचेज कर रही हूँ या फिर कंस्ट्रक्शन करा रही हूँ, तो मुझे मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा अगर मैं ओल्ड स्कीम में रहती हूँ और मैं सारी कंडीशंस पूरी करती हूँ तो। ठीक है, आइए फिर इसके बाद हमारे पास आता है, एक मिनट, हमारे पास आता है ये पॉइंट, इनएडमिसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 25। इनएडमिसिबल डिडक्शंस क्या होते हैं, सपोज कीजिए मैंने जो लोन है वो आउटसाइड इंडिया से लिया है, तो अब मुझे इंटरेस्ट बाहर पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस केस में मेरे को डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट का जो है अंडर सेक्शन 24 भी वो कब मिलेगा, अगर मैंने उस इंटरेस्ट के पेमेंट पे टीडीएस काटा हो तो। ठीक है, अगर टीडीएस डिडक्ट किया होगा, या फिर जिसकी वो इनकम है, जो इंटरेस्ट इनकम जो कमा रहा है, अगर उसके किसी एजेंट ने उस इनकम पे टैक्स पे कर दिया है, तो मुझे ये इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो मुझे ये इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड ही नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट आता है हमारे पास कि अनरियलाइज रेंट या फिर अरियर ऑफ रेंट। अनरियलाइज रेंट होता है कि हमें रेंट ही नहीं रियलाइज हुआ। अरियर ऑफ रेंट ये इस वजह से भी हो सकता है, सपोज कीजिए मैंने अपने टेनेंट को बोला कि भाई मैं रेंट 15,000 रुपए कर रही हूँ, और मेरा टेनेंट कह रहा है कि नहीं नहीं 15,000 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आप 13,000 कर लीजिए। तो हम दोनों में अभी सेटलमेंट, हम किसी मुद्दे पे पहुंच नहीं पाए हैं, 15,000 13,000, और इस वजह से हमारे बीच में थोड़ी वो चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी मेरा रेंट ही मुझे नहीं मिला है, तो इस वजह से मेरा रेंट अरियर में है। तो इस दोनों केसेस में क्या होगा, बोथ आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी वेदर ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट। सपोज कीजिए जब ये सारी बातचीत हो गई, जब सारा मुद्दा सुलट गया,
हो सकता है मेरे को अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो जाए या फिर मेरे को अरियर ऑफ रेंट की रिकवरी हो जाए। तो दोनों ही केसेस में जो एसएससी है उसके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगी, बेशक उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी या फिर वो उस ओनर प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं है। ठीक है, कब टैक्सेबल होगी? इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। भाई हमें तो पता ही नहीं ना किस साल में ये इनकम रिसीव होगी, तो जब रिसीव हो तब आप टैक्सेबल कर दीजिए। बट जो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन हम वैसे भी देते हैं तो वो भी इस केस में अलाउड हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ को ओन्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपने किसी के साथ जॉइंट मिलके मतलब जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी ली है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखना होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आप पूरा एक कंपटीशन कर लीजिए, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन निकालते हैं। फिर जब आपके पास फाइनल आंसर आ जाए तो उस केस में क्या करना है? बाइफिकेट कर दीजिए जो भी इनकम आई है, जिसका जितना प्रोपोर्शन है उसके बेसिस पे। ठीक है, बट अगर एसओपी का केस है तो उस केस में क्या करना है? आपकी वर्किंग शुड बी डन सेपरेटली होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट की 2 लाख रुपए ईच की या फिर जो 30,000 रुपए की है वो इंडिविजुअल के बेसिस पे है। तो अगर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी लेते हैं और हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ले रखी है, को ओन प्रॉपर्टी है हमारी, तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? हम उसको दोनों अलग अलग निकालेंगे, और अगर इस पे हमने कोई लोन भी ले रखा है तो दोनों उसका अलग अलग डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है डीम्ड ओनरशिप। हमने जब स्टार्ट करा था तो हमने कंडीशन पढ़ी थी एसएससी मस्ट बी द ओनर, और ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। तो अब हम जानेंगे कि डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या आता है। ये हमें आता है सेक्शन 27 में आता है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपने ट्रांसफर कर दिया अपना हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया अपने स्पाउस को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? आप माने जाएंगे। बट ये कैसा नहीं होना चाहिए? ये आपने इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट के केस में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका डिवोर्स हो गया या फिर आपने डिसाइड करा है कि आप अलग अलग रहेंगे, तो उस केस में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को दे दूं, ट्रांसफर कर दूं, बट माइनर मैरिड डॉटर नहीं आता है माइनर चाइल्ड में, तो अगर मैंने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को दे दी तो उस केस में डीम्ड ओनर मैं नहीं मानी जाऊंगी। बट अगर मैंने अपने कोई माइनर चाइल्ड को दे दी तो उस केस में मैरिड डॉटर है। ठीक है, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी मेरी अपनी माइनर डॉटर को दे दी तो उस केस में भी डीम्ड ओनर मैं मानी जाऊंगी। बट अगर माइनर मैरिड डॉटर को दे दी है तो उस केस में कौन माना जाएगा डीम्ड ओनर? वो या उसका हस्बैंड एज द केस में भी। ठीक है, अगर होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट ऐसा होता है जिसके आप पार्टीशन नहीं कर सकते, तो जो जिस एरिया का ओनर है वो उसका जो होल्डर है जिस एरिया का जितने पोर्शन का, वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर ऐसा हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं और हर किसी ने अपना अपना उसमें प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, तो जो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी जो मेंबर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी उन प्रॉपर्टीज की ओनर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर हो सकती है, बट ओनर कौन माना जाएगा? आप माने जाओगे जो मेंबर है। ठीक है, पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं या आपने पोजेशन कर लिया है तो आपको ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। लास्ट सेकंड पॉइंट आता है कि पर्सन हैविंग राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और मोर। सपोज कीजिए कि ये मेरा घर है, ये मैंने रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे जो इनकम आ रही है वो है रेंटल इनकम आ रही है। ठीक है ना, तो ये तो मेरी किस में जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। बट मेरा जो टेनेंट है उसको रहते रहते 12 साल या उससे ज्यादा हो गए, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर उस टेनेंट को ही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो
ये तो इस केस में अगर कुछ बात होती है तो डीम्ड ओनर के केस में टेनेंट को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, तो उस पे भी सारी वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी ओनरशिप की, तो उसके हाथ में फिर रेंटल इनकम टैक्स हो जाएगी अगर वो किसी और को दे देगा तो रेंट पे। ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। तो जहां पे डिस्प्यूटेड ओनरशिप आ जाती है तो वहां पे देखा जाएगा फॉर द टाइमिंग कौन इसका ओनर है, कौन इसका देखभाल कर रहा है प्रॉपर्टी का, कौन रख रखाव कर रहा है, तो उसके हाथ में वो डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। ठीक है। हमारे टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मॉड्यूल के वो करेंगे और हमारा ये टॉपिक पैक हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय गाइस।